नीट फिजिक्स में इंक्लूडेड चैप्टर वो है यूनिट एंड मेजरमेंट्स, है ना। फिर काइनेमेटिक्स है, काइनेमेटिक्स है ना। काइनेमेटिक्स में क्या रहेगा बच्चों, 1D मोशन और 2D मोशन, है ना, मोशन इन ए प्लेन, वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे बच्चों, इसके अंतर्गत हम लोग न्यूटन्स के नियम्स और फ्रिक्शन फोर्स भी पढ़ेंगे। फिर वर्क एनर्जी पावर पढ़ेंगे बच्चों, है ना। और बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर पहले कौन सा पढ़े, तो बच्चों मैं बताऊँ, ये जो शुरुआत के जो 6 चैप्टर्स मैंने आपको बताए है ना, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं 12th का पढ़ने लगते हैं, है ना, फिर जाके 11th पढ़ते हैं, कोई तो होता है 11th की सेकंड बुक पढ़ने लगता है ना। तो ठीक है अपनी जगह, अगर आपका कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर है तो आप पढ़ सकते हो। बट मैं आपको बताऊं, अगर आप बेसिकली स्टार्ट करना चाहते हो, जैसे बहुत बच्चे 11th-12th पढ़ते हैं, उसमें टॉप भी कर जाते हैं, बट अपन नीट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं ना, तो नीट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो बच्चों उसमें एक चीज़ ध्यान देना आपको कि आपको एक ऑर्डर मेंटेन करना पड़ेगा। ऑर्डर मेंटेन करने का मतलब समझ रहे हो आप? ऑर्डर मेंटेन करने का मतलब ये है कि आपको एक क्रम बनाना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से जो जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है कि 1 से लेकर के 6 चैप्टर जो दिख रहे हैं, यूनिट एंड मेजरमेंट, काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन, ये आपको पहले पढ़ना होगा। फर्स्टली आप इसको तैयार करोगे, बीच में कोई भी चैप्टर आप जंप नहीं करोगे, ठीक है। इसको स्टेप बाय स्टेप, समझ रहे हो, स्टेप बाय स्टेप आप जाओगे, ठीक। स्टेप बाय स्टेप आप जा करके एक एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे, उसके PYQs लगाओगे, अपने डाउट सॉल्व करोगे, है ना, अपनी जो गलतियां हैं उसको सुधारोगे, क्वेश्चन की बार बार क्या करोगे बच्चों, प्रैक्टिस करोगे, है ना। तब जा करके कहीं ना कहीं ये 6 चैप्टर आपके क्लियर होंगे। और जैसे ही आपके 6 चैप्टर क्लियर होंगे तब आप नेक्स्ट स्टेप पढ़ोगे, तो कहोगे सर नेक्स्ट स्टेप बता दो, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट स्टेप ये रहेगा कि आपका नेक्स्ट स्टेप का चैप्टर्स ये देखो रहा सामने, आप कौन कौन से बच्चों, वो है पहला है 7वां है बच्चों थर्मोडायनामिक्स। आप थर्मोडायनामिक्स पढ़ोगे, इसको स्किप नहीं कर सकते। फिर ऑक्सीलेशन और वेव पढ़ोगे, इसको भी आप स्किप नहीं कर सकते, ऑक्सीलेशन और वेव्स, है ना। फिर क्या पढ़ोगे बच्चों, फिर आप पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये 12th का है। बहुत लोग क्या करते हैं 11th का ग्रेविटेशन पढ़ लेते हैं, फिर 12th का क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं। वो भी अच्छी चीज़ है, वो भी अच्छा कॉम्बिनेशन, लेकिन ये कब काम आएगा बच्चों, ये तब काम आएगा जब आप 11th और 12th अच्छे से पढ़ चुके हो और 1 साल के आप ड्रॉपर रह चुके हो। मतलब ये आप ड्रॉपर बन चुके हो, 12th पास करके 1 साल आप गैप ले रहे हो, उसमें तैयारी कर रहे हो, और आपका 11th-12th कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप इनको मिला करके भी पढ़ सकते हो, क्योंकि चीज़ें सिमिलर होती हैं थोड़ी थोड़ी। फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी है बच्चों, 10th में आपने थोड़ा सा पढ़ा था, तो वहीं से आप क्या कर सकते हो, 12th में जो आप पढ़ा था उसी का एडवांस वर्जन है, उसमें आप, है ना, ढेर सारी चीज़ें पढ़ोगे। फिर मैग्नेटिज्म एंड EMI पढ़ोगे, है ना। इसमें भी आप 10th में थोड़ा सा पढ़े होते हो, तो ये चीज़ आपको समझ में आती है, लेकिन इसमें भी एडवांस आपको पढ़ना होता है, थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना होता है ना। फिर ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स में बच्चों ये ऑप्टिक्स तो लिख दिया, लेकिन बच्चों ऑप्टिक्स को देखा जाए तो ऑप्टिक्स के भी 2 पार्ट हो गए, है ना। कौन कौन से हुए, बोलो बोलो, कौन कौन से हुए ऑप्टिक्स के पार्ट, कहोगे सर आप ही बता दो। ऑप्टिक्स के 2 पार्ट होते हैं, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। तो बच्चों रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में देखो ऐसे समझो, ऑप्टिक्स में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ऑप्टिक्स में आप क्या पढ़ोगे, रे ऑप्टिक्स, और दूसरा पढ़ोगे वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। रे ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन पढ़ोगे, वेव ऑप्टिक्स में इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन पढ़ोगे। फिर आप आ जाएगा मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में देखा जाए तो बच्चों कौन कौन से चैप्टर आएंगे, देखा जाए तो आएगा पहला चैप्टर अगर आ जाएगा इसके अंदर देखा जाए तो वो है डुअल नेचर ऑफ मैटर्स एंड रेडिएशन, ठीक, DNR शॉर्ट फॉर्म में। फिर उसके बाद बच्चों एटम्स, फिर उसके बाद बच्चों न्यूक्लियस, ठीक है। फिर उसके बाद सेमी कंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिवाइसेस, ये पढ़ोगे। फिर उसके बाद बच्चों नीट एक काम और करता है, आप 11th-12th का सिलेबस पढ़ लोगे ना, फिर उसके बाद आपको क्या करेगा, एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा। कहेंगे ये सर क्या होता है, एक्सपेरिमेंट बेस्ड का मतलब आपको आपसे वो पूछ सकता है, मीटर बेस से क्वेश्चन पूछ सकता है ना। और 2 एक्सपेरिमेंट हैं यूनिट एंड मेजरमेंट में, है ना, तो वो मेन में कौन है, वर्नियर कैलिपर से पूछ सकता है, स्क्रू गेज से पूछ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, उससे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप उसको भी क्या करोगे बच्चों, तैयार कर लोगे, है ना। और गेट लॉजिक गेट से भी पूछता है बच्चों, है ना। तो ये सब आपको तैयार करना पड़ेगा, है ना। तो ये क्या है, सिलेबस आपको ध्यान में रखना है, जो चीज़ सिलेबस में नहीं है बट NCERT में है,
तो वो आपको नहीं पढ़ना है। पहली बात, आप 11th-12th का एग्ज़ाम थोड़ी देने जा रहे हो यार, आप तो नीट का एग्ज़ाम देने जा रहे हो ना, आप वही पढ़ोगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप क्या करोगे, नीट एग्ज़ाम की जो टिप्स हैं रिवीजन करोगे। सब कुछ करने के बाद आप प्रैक्टिस सॉल्व करोगे, ढेर सारे मॉक टेस्ट दोगे, है ना। उसके बाद जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो आप नीट का एग्ज़ाम दोगे और बच्चों पास हो जाओगे। इतना भी बड़ी चीज़ नहीं है, इतनी भी बड़ी चीज़ नहीं है नीट का एग्ज़ाम को क्रैक करना। नीट एग्ज़ाम आसान है, बट आप इसमें क्या चाहिए ना, कंटिन्यूटी चाहिए, है ना, कॉन्फिडेंस चाहिए, देखो, है ना, और कॉन्सेप्ट क्लियर चाहिए। CCC इसको फॉलो कर लो, कंटिन्यूटी, कॉन्फिडेंस, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे बच्चों, तो नीट का एग्ज़ाम हलवा है आपके लिए। और यही नहीं कर पाओगे तो कुछ नहीं है, आप नीट क्रैक नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो CCC का मतलब आप समझ जाना, ये कोड भाषा में मैंने आपको बताया है। चलो आगे चलते हैं। देखो बच्चों, मैं आप लोगों की हेल्प कैसे कर सकता हूँ, मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। ओके सर, आप होते कौन हो हेल्प करने वाले? अरे यार, मैं मोटिवेट के साथ साथ हेल्प भी करता हूँ, बिकॉज आई एम अ फिजिक्स टीचर। मैं फिजिक्स टीचर हूँ। बोले ठीक है, बट आपने कहीं पढ़ाया है क्या? यस, मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट में पढ़ाया है। तो बच्चों, यूपी ऐसे समझो, MP ऐसे समझो, जो मैं लिख रहा हूँ तुम लोग मजाक में मत लेना। यूपी, MP, दिल्ली, ना, ये सारे स्टेट्स में, है ना, मैंने पढ़ाया है, टीच किया है। मुझे पढ़ाते हुए बच्चों 5 साल हो गया। ठीक है, तो इस 5 साल में मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँगा और आपको जो ट्रिक्स होगी, जो इजी मेथड्स होंगे वो बताऊँगा। तो चलिए चलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ ही गया है। तो पहले तो इसको फटाफट बता दो, इसका उत्तर क्या होगा। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट H इज, क्या होगा आप लोग बताओगे। ठीक है, आप फटाफट कमेंट में बताओगे। चलो सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सब अपना सॉल्व करके बैठ जाना, मैं सॉल्व करके बताता हूँ क्या सही उत्तर क्या है। हम जानते हैं बच्चों E इज इक्वल टू क्या होता है, E इज इक्वल टू होता है बच्चों, हम जानते हैं फार्मूला E इज इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी E इज इक्वल टू होता है H न्यू, क्लास ने बताया था। ठीक है, तो H बराबर क्या हो जाएगा, E बाई न्यू। E क्या है बच्चों, एनर्जी है, एनर्जी की डायमेंशन कितना होता है, mL2T पे -2 अपान, और ये नीचे क्या है बच्चों, नीचे है फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी का कितना होता है, न्यू तो फ्रीक्वेंसी है ना सर, हमको तो पता है T-1, तो लिख दो ना, क्या दिक्कत है। अब इस T-1 के ऊपर जाएगा T+1 हो जाएगा, तब हमारा H की बीमा क्या हो जाएगी, H का डायमेंशन ये हो जाएगा mL2T पे, है ना, ये -1 प्लस ऊपर जाएगा तो -2 + 1 -1। ठीक है, तो चलो मिलाते हैं कौन सा सही है, mL2T पे -1, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। इस तरीके से सॉल्व करना है, चीज़ें आसान है बट कॉन्सेप्ट क्लियर आपका होना चाहिए। ठीक है बच्चा, चलो आगे चलते हैं। चलो आराम से पढ़ेंगे, है ना, कोई जल्दीबाजी नहीं है, बस हमें मोटिवेट होना है। मैं बीच बीच में आपको मोटिवेट करता रहूँगा, आपको समझाता रहूँगा। देखो प्रश्न है हमारा, इफ़ द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर इज 2%, देन परसेंटेज एरर इन इट्स वॉल्यूम विल बी। तो बच्चों ये क्वेश्चन मैंने पढ़ दिया, ऑप्शन आपके सामने है ना, तो फटाफट इसको सॉल्व कर लो। मैं आपके सामने क्या कर रहा हूँ ना, पहले इजी क्वेश्चन ला रहा हूँ। आप इजी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, है ना। कभी भी कोई सीरीज सॉल्व करना चाहते हो, कोई आप मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हो, है ना, या कोई भी आप DPP कर रहे हो ना, तो सबसे पहले इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करो। वो अपने आप आपको क्या कर देगा, बूस्ट कर देगा, कॉन्फिडेंस दे देगा, तो आप अपने आप कठिन से कठिन क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ये साइकोलॉजी है। तो पहले बच्चों आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करना चाहिए। तो मुझे लगता है बहुत लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। चलो मैं सॉल्व करता हूँ इसको। इफ़ द परसेंटेज इन मेजरमेंट रेडियस ऑफ द स्फीयर इज 2%, देखो एक स्फीयर है ना, तो उसकी रेडियस है ना, उसका मेजरमेंट किया गया तो कुछ एरर आया, परसेंटेज एरर कितना आया, डेल्टा R/R इंटू 100 कितना आया बच्चों, वो आया है 2%। ठीक है सर, देन परसेंटेज एरर इन द वॉल्यूम, तो V%, यानी उसकी वॉल्यूम में कितना परसेंट का एरर आ रहा है, गलती कितने की आ रही है। तो कैसे सॉल्व करोगे, तो बात स्फीयर की हो रही है ना, ये स्फीयर है, स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है ये बताओ सर, होता है 4/3 πr³। बहुत अच्छे, तो चलो 4 और 3 और पाई ये क्या है बच्चों, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, तो इसका तो इसमें तो कोई एरर होगा नहीं। तो वेरिएबल कौन है, मेजरमेंट किसका क्या, रेडियस का, है ना, यानी यहाँ पे रेडियस क्या है, देखा जाए तो रेडियस में हमें मेजरमेंट हमने रेडियस का किया है ना, यानी इसके अंदर एरर आ रही है, तो है ना,
तो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे डेल्टा, तब डेल्टा वी बाई वी इंटू हंड्रेड्स कितना हो जाएगा, ये आर की पावर 3 है ना, पहले आ जाएगी 3 डेल्टा आर बाई आर इंटू हंड्रेड्स। यस, फिर 3 तो डेल्टा आर बाई आर इंटू हंड्रेड्स यानी आर परसेंटेज मतलब त्रिज्या में रेडियस के मेजरमेंट में कितना परसेंट है, वो कितना बच्चों 2%। यहाँ पे लिख देना टोटल डेल्टा आर बाई आर इंटू हंड्रेड की जगह पे क्या लिखना है 2%। तो कितना आ गया बच्चों आपका 6% है ना। तो ये जो वैल्यू में परसेंटेज है कितना है बच्चों 6%। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है बच्चों राइट आंसर है। तो बच्चों देख रहे हो कितना आसान है, मैं तो बहुत धीरे धीरे आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ ताकि जो बच्चे नए हैं जिनको उतना नहीं आता वो भी समझ पाए। तो चलिए चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बात है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। हाँ सर मज़ा तो आ रहा है। देखो बच्चों ये हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनलेस। बहुत अच्छा प्रश्न है, नीट में पूछा जाता है। मैं आपको ऐसे क्वेश्चन है ना बता दूंगा जो कि सीधे नीट में आते हैं या उसके बेसिस पे है ना, उसके आधार पर वैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो आप इसको स्किप मत करिए, देखते रहिए। तो बच्चों आइए समझते हैं कैसे इसको करेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं बच्चों, इसको देखते हैं। विच आर द फॉलोइंग डायमेंशनलेस। तो पहला स्ट्रेन, दूसरा स्ट्रेस, फिर सरफेस टेंशन, एक्स मॉडुलस। तो बच्चों आइए समझते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट के बारे में। क्या है स्ट्रेन का फार्मूला क्या होता है, हम जानते हैं। स्ट्रेन अगर लीनियर स्ट्रेन की बात होती है तो डेल्टा एल बटे एल है ना। स्ट्रेस का फार्मूला भी हम जानते हैं, फोर्स अपॉन एरिया। यस सर। सरफेस टेंशन का फार्मूला हम जानते हैं, टी बराबर एफ वाई एल। यस सर। मैं सबका फार्मूला इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप बता पाओ। वाई यंग मॉडुलस वाई का फार्मूला क्या होता है, ये भी होता है फोर्स अपॉन एरिया है ना, अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। सॉरी, वाई इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो फार्मूला फाइनली फार्मूला इसका वाई बराबर हो जाएगा एम जी अपॉन पाई आर स्क्वायर है ना, स्ट्रेन डेल्टा एल बाई एल अपॉन डेल्टा एल, इस तरीके से। तो मैं इस सब आपको पता होगा, लेकिन मैं इसलिए लिखा हूँ, मैं डायमेंशनलेस की बात कर रहा हूँ। डायमेंशनलेस का मतलब है ना जिसका कोई डायमेंशन नहीं है तो वो स्ट्रेन होगा। क्यों, क्योंकि देखो मान लो ये लेंथ है, इसको भी आप मीटर में ही करोगे, ये लेंथ है इसको भी आप मीटर में मेजर करोगे, तो ये तो क्या कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक रेशियो है, स्ट्रेन एक रेशियो है। तो इसका जो आंसर है बच्चों वो स्ट्रेन है। स्ट्रेन क्या है, रेशियो है ना, इसलिए यह एक डायमेंशनलेस क्या है, क्वांटिटी है। आइए समझते हैं नेक्स्ट। तो बच्चों आ गए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा प्रश्न है कि द फिजिकल क्वांटिटी हैज डायमेंशन m0 l0 t0 विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इट रिप्रेजेंट। यानी ये जो कह रहा है कि m0 l0 और t0 की बात जो कही जा रही है, ये एक प्रकार से कहा जा रहा है कि ये डायमेंशन लेस है। डायमेंशन लेस है, कोई डायमेंशन है ही नहीं। डायमेंशन किसे कहते हैं, जो फंडामेंटल यूनिट्स के जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के पावर्स होती हैं वही तो हमारी डायमेंशंस होती है। यहाँ पे 0 पावर है, इसका मतलब कोई डायमेंशन नहीं, मतलब ये डायमेंशन लेस है। डायमेंशन लेस है ना, तो बता रहे इसमें से कौन डायमेंशन लेस है। वेलोसिटी डायमेंशन नहीं है, इसकी डायमेंशन होती है। एंगल फोर्स की भी होती है, एनर्जी की होती है, एंगल की बच्चों नहीं होती है, क्योंकि आपको पता है ना, एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस है ना, आर्क अपॉन रेडियस। तो ये प्रकार से ये भी डायमेंशन लेस है। ये क्या है, ये डायमेंशन लेस है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, एंगल। अब चलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इज। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, आइए निकालते हैं। हम जानते हैं एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 by r square, therefore implies that g is equal to f r square by m1 m2। बोलो इतना समझ में आया, यस सर। तो डायमेंशन फार्मूला निकाल लो भैया, यहाँ पे निकाल दे रहा हूँ मैं।
तो डायमेंशनल फार्मूला जी बराबर एफ का कितना हो जाएगा इस फार्मूले से, एफ का एम एल टी पे -2, आर का L2, ठीक, एमोनियम 2 का m²। चलो m2 ऊपर ले जाओ, m-1 L2L कितना हो गया L3 T पे -2, ठीक। तो ये हमारा है जी का डायमेंशनल फार्मूला। आइए मिलाते हैं, m-1 L3 T -2 या -1 L3 T -2, ऑप्शन नंबर ए सही है। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्या बात है। देखिए कह रहा है इफ लेंथ मेजर्ड इन मीटर एंड एरर 1% टाइम इन सेकेंड एरर ऑफ 2 मीटर, एल में कितना परसेंटेज एरर हो रहा है 1%, टाइम में कितना परसेंट एरर हो रहा है 2%, तो वेलोसिटी में कितना होगा, v बराबर होता है बच्चों L/T, है ना, तो डेल्टा v अपॉन v इंटू 100 बराबर हो जाएगा डेल्टा L/L इंटू 100 प्लस डेल्टा T/T इंटू 100, कितना होगा, यस सर। तो डेल्टा L/L इंटू 100 कितना है, L परसेंटेज 1 प्लस डेल्टा T/T कितना है 2, तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3%, है ना। डिवाइड में भी क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है, देखो हमने ऐड किया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। आइए चलते हैं बच्चों नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज सेम डायमेंशंस, कौन से ऐसे पेयर्स हैं ना जिनके डायमेंशन सेम है। तो पहला कह रहा है टॉर्क और एनर्जी, चेक करना पड़ेगा यार, टॉर्क एंड एनर्जी। टॉर्क टाउ बराबर क्या होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक। एनर्जी ई बराबर क्या होता है mgh ले लो, सबसे अच्छा कोई भी ले लो, बात सही रहेगी। तो टार्क टाउ का डायमेंशन एफ इंटू आर लोगे तो कितना आ जाएगा mL2T पे -2, ठीक। एनर्जी का भी इतना ही होगा mgh, सबके डायमेंशन लिखोगे कितना होगा mL2T पे -2, यानी यही एक है ना, जिसके डायमेंशन क्या होंगे, सेम होंगे। फिर कह रहा है प्रेशर एंड स्ट्रेस, अरे यार दोनों प्रेशर और स्ट्रेस दोनों का ही सेम होता है, क्या बात है, ये भी होगा। इम्पल्स एंड मोमेंटम इसके भी होते हैं, पता है आपको, इम्पल्स का मतलब क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम ही तो होता है, तो जो डायमेंशन इसकी वो डायमेंशन इसकी, तो ये भी सही है। तो ऑल ऑफ द अबव डी, ऑप्शन डी क्या है बच्चों, ये हमारा सही ऑप्शन है, ठीक है। क्या बात है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको तैयार रहना। बच्चों हमारा प्रश्न है द यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज, क्या होगा, मीटर पर सेकंड, गलत है। रेडियन पर सेकंड सही है, रेडियन पर मीटर गलत, सेकंड पर रेडियन गलत। सही ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है, यस सर। आइए